नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं रचना मिश्रा एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और मेरी आज की कहानी का विषय है कलंक, जो कि मालती जोशी जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी है और एक प्रश्न चिन्ह भी है इस बात के लिए कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई काम बिगड़ता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो अगर औरत है और मर्द, तो कलंक औरत के सर ज़्यादा आता है। तो चलिए सुनते हैं एक सुंदर सी कहानी को, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बात बिल्कुल गलत है। कभी कभी जीवन में हम वो रूप नहीं देख पाते जो हमारे सामने भी होता है, क्योंकि उसको सिर्फ देखना नहीं होता, उसको समझना भी होता है। स्टेशन की भीड़ को चीरती हुई एक आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दीपा थी। उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, ईलू, तुम ईलू हो ना? मैंने चुपचाप सर हिला दिया और मुझे मजबूरन नमस्ते भी करना पड़ा। शीला कैसी है? अपने बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए ईलू मुझे बताया गया कि मैं ईलू तो हूँ और मैं उसकी सहेली की छोटी बहन हूँ। और जिस व्यक्ति को ये बताया जा रहा था वो व्यक्ति उनका पति था। उन्होंने कहा, हरी, अब तुम जा सकते हो और बड़े निश्चिंत होकर आप जाइए, क्योंकि ये ईलू है और मैं इसके साथ ही पूरा सफ़र कर सकती हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली शीला की बहन है ये। अच्छा, एक बात बताओ ईलू, कहाँ से आ रही हो? सब ठीक है ना घर पे? मैं ना चाहते हुए भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर हो गई। मैंने कहा कि मैं भोपाल से आ रही हूँ और भैया की बेटी की शादी थी। अरे, राका की शादी थी क्या? वो चुहिया सी लड़की इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक? उसने ढेर सारी बातें अपने पति को बताई, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में, और मैं चुपचाप उसका चेहरा देखती रही और सोचती रही कि कोई व्यक्ति इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अचानक जब ट्रेन के चलने की आवाज़ आई तो उनके पति ने मुझसे सलाम किया और जाने लगे। तब मेरी नज़र अचानक उनके एक हाथ पर पड़ी जो नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ और दोनों लोगों ने एक दूसरे को इतनी प्रेम भरी नज़रों से देखा कि ये बात मेरे गले में अटक गई और मैं बदहवास सी दौड़ी दरवाजे की तरफ इनको देखने के लिए कि ट्रेन तो चल दी थी, ये कहाँ हैं? और जब देखा तो पाया कि वो दरवाजे पर खड़े सिगरेट पी रहे हैं। मैं समझ गई कि ये दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। मैंने कहा कि जिसे परेशान होना चाहिए, जिसे शर्म आनी चाहिए, वो तो खिलखिलाकर हंस रही है और आप बेकारी यहाँ परेशान होकर खड़े हैं। मैं ज़बरदस्ती इन्हें ठेलते हुए सीट तक लेकर आई और एक ऑकवर्ड सी नमस्ते के साथ ये मैगज़ीन में अंदर चले गए मैगज़ीन के और मैगज़ीन को पढ़ने लगे। उधर दीपा, जिसके पास ऐसा लग रहा था बात करने के सारे सूत्र हैं, लेकिन वो इतनी बातें मुझसे कर रही थी
परंतु संवाद में कोई भी उत्तर ना पा रही थी। उसने भी मन ही मन ये सोच लिया कि मैं कोई भी उत्तर ना दूंगी तो शायद बोर होकर वो भी मैगजीन पढ़ने लगी। और जब ग्वालियर आया तो उसने इनसे कहा, श्री मुझे चाय नहीं पिलाओगे? तब क्या था, चाय भी पी गई, नाश्ता भी किया गया और खूब सारी बातें भी हुई। जब दीपा ट्रेन से नीचे उतरी और उसने मुझसे बाय किया, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं यही सोच रही थी कि किसी जीवित व्यक्ति का प्रेत एक इंसान को पत्थर बना सकता है, तो जो मृत लोग हैं उनकी तो क्या ही बात है। मैं हमेशा यही सोचती रही कि शायद अब मैं अपने पति को उन सारी बातों से उबार कर ले आई हूँ जो उनका अतीत था। लेकिन आज इस औरत ने मेरी 12 साल की तपस्या को भंग कर दिया। आज की रात वो फिर अपने अतीत के रातों में चले गए थे। वो अपने अतीत के पन्ने को पलटने लगे थे। उदास बैठे मेरे पति। तभी मैंने ये विचार किया और मैंने अपने मन ही मन में ये सोच लिया था कि आज मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप दीपा को भूल चुके हैं तब इतनी उदासी क्यों। इन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि ईलू, माँ जो भी कहती हैं कहें, माँ दीपा को बचलन कहती हैं कहें, वो जो भी समझती हैं कहें, लेकिन तुम दीपा के लिए आज के बाद कुछ भी नहीं कहोगी। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि क्यों? जिस औरत ने आपको समझा नहीं, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आप उसके लिए मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? इसका उत्तर मुझे देना होगा। तभी श्रीकांत बोले, क्या सुन पाओगी ये सारे सच? मैंने कहा, बिल्कुल सुन पाऊंगी। तब उन्होंने बताया कि मैं और दीपा एक दूसरे से प्रेम तो करते ही थे और कभी कभी कॉलेज में बिना बताए कहीं घूमने भी चले जाया करते थे। बहुत ही सुहावना मौसम था और हम लोग बाहर जा रहे थे घूमने के लिए। तभी मेरे एक प्रतिद्वंदी ने सामने से आकर मेरे सर पर वार किया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब मैं उठा तो मेरा जीवन अंधकार में हो चुका था। दीपा तो थी, लेकिन ये वो दीपा नहीं थी जिससे मैंने प्रेम किया था, जो मेरी थी। जिस तरह से हम दोनों आए थे उस तरह से हम दोनों लौटे नहीं। एक लाश की तरह, एक जिंदा लाश की तरह मैंने दीपा को हॉस्टल तक छोड़ा और वो सुबह हॉस्टल छोड़कर कहीं चली गई। इधर ईलू ये सारी बातें सुन रही थी। उसने कहा कि क्या आपने कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया दीपा को? आपके मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि वो व्यक्ति कहाँ गया होगा और कैसे उसने ये सब किया? आपने उसे पकड़वाने का सोचा भी नहीं? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। और मैं दीपा को क्यों ढूंढता? क्योंकि अब मेरे मन में दीपा के लिए अपनी पत्नी के रूप में विचार नहीं थे। मैं उनका चेहरा देखकर निशब्द रह गई। मैंने मन ही मन में ये सोचा कि ये वही व्यक्ति है जिसका रिश्ता मेरी दीदी के लिए आया था और उन्होंने कहा था कि मैं किसी और की जूठन खाना पसंद नहीं करूंगी। तब मेरी माँ ने कहा था कि बेचारे उसका क्या दोष, वो बचलन लड़की उसे छोड़कर चली गई किसी और के साथ,
तब भी ये व्यक्ति कुछ ना बोला और मेरे मन में इनको लेकर सदा से श्रद्धा रही और वो श्रद्धा प्रेम में भी बदल गई जब मैंने उनके बारे में ये सोचा कि वो प्रेम से धोखा खाए हुए हैं। मैंने झट से शादी के लिए हाँ कर दी। और क्यों कर दी? आज वो दिन मुझे याद आता है जब मेरी बहन ने मुझसे मना किया था। मैं ये सारी बातें कैसे सुन पा रही हूँ। मैं तुरंत बोली, आपने क्यों नहीं कोशिश करी? जिस विश्वास के साथ वो आपके साथ आई थी, एक लड़की को पौरुष और विश्वास से ही प्रेम होता है। अगर उसे लगता है कि अगला व्यक्ति उसकी रक्षा कर सकता है, उसे प्रेम कर सकता है, तभी वो स्वयं को सौंपती है उसको। आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो निशब्द थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगे कि मैं दीपा से आज भी प्रेम करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरी पत्नी हो, दीपा नहीं। मैं उनकी बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गई कि ये व्यक्ति कैसा है जो अपने प्रेम की रक्षा ना कर सका, अपने विश्वास की रक्षा ना कर सका और तब भी खुश है। और मैं बेकार ही उस स्त्री पर दोष लगा रही थी जिसने अपने जीवन में इतना कुछ सहा और वो फिर भी अपने दुख को छुपाने के लिए हंस रही थी। सच में दीपा, तुम्हारे ऊपर लगाया गया ये कलंक तुम्हारे ऊपर नहीं लगा। ये कलंक तो श्रीकांत पर लगना चाहिए था और ये लगा भी उन्हीं पर है। लेकिन उनकी अर्धांगिनी होने के नाते इस कलंक की भागीदार मैं भी हूँ। इसलिए मुझे और मेरे पति दोनों को माफ़ कर दो। मेरे मन में ये विचार बार बार आ रहे थे और तभी इस कहानी का अंत हो जाता है। मालती जोशी जी की ये सुंदर सी रचना वास्तव में अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, बल्कि ये बात वो सिद्ध करती है कि जब तक कि हर व्यक्ति एक दूसरे को समझ ना ले, जान ना ले, उसे किसी के बारे में किसी भी प्रकार की धारणा नहीं बनानी चाहिए। आगे भी बहुत ही रोचक कहानियों के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। एक पुरुष जब अपनी मर्यादाओं को लांघता है तब भी वो स्वच्छ कहलाता है, परंतु यदि स्त्री उस लांघी हुई मर्यादा को निभाती है, उसे बचाती है, तो वो कलंकित हो जाती है। क्यों?